रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेवल एपिसोड 19। सुबह का वक्त, शिमला। आज संडे था तो तभी लोग घर पे ही थे। सरस्वती जी अमिताश जी के साथ गार्डन में बैठी चाय पी रही थी। वही शिवम आर्यन के साथ खेल रहा था। रचित हमेशा के जैसे अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था। रानी और सिया मिलकर किचन का काम संभाल रही थी। नाश्ता तैयार कर रानी बाहर आई और सबको नाश्ते के लिए बुला ली। वही सिया ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। अजय अभी भी आर्यन के सामने नहीं आया था। धीरे धीरे उसके और रानी के बीच में सब ठीक हो रहा था। रानी ने उसे आर्यन को अपने बारे में बताने को कहा तो अजय ने उसे मना कर दिया। वो चाहता था कि जब वो आर्यन के सामने जाए तब आर्यन उसे पूरे दिल से अपना ले। उससे पहले वो आर्यन के दिल में खुद के लिए जगह बनाना चाहता था, लेकिन कैसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था। खाना लगते ही सब लोग खाने के आ चुके थे। अमिताश जी कुर्सी पर बैठते हुए खाना देख खुश हो सरस्वती जी से बोले, जो भी कहिए सरू, जब से मेरी बेटियों ने किचन संभाला है ना, तब से डेली अच्छा खाना बनता है, वरना आपके हाथ के टिंडे खा खाकर तो मैं। वो इतना ही बोली थे कि उनकी बात सुन सरस्वती जी घूरते हुए बोली, आपके कहने के क्या मतलब है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं सिर्फ टिंडे बनाती हूँ। आप भूल रहे हैं पति जी, इतने दिन तक न आपकी बेटियों ने आपको नहीं खिलाया है बनाकर, बल्कि मेरे ही हाथ का खाते आ रहे हैं आप, और आज बड़ा इन्हें बेटियों के हाथ का खाना पसंद आ रहा है। उनकी बात सुन सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वही आर्यन उन्हें ऐसे देख हंसते हुए बोला, क्या दादी आपको मम्मा और चाची से जलन हो रही है? जले मेरी जूती, मैं क्यों जलूंगी इनसे, उन्हें भी तो खाना बनाना मैंने ही सिखाया है ना। आर्यन की बात सुन सरस्वती जी मुंह बनाकर बोली, तो इस बार सब खिलखिलाकर हंसने लगे। वही रचित भी हल्के से मुस्कुरा रहा था। सिया सबको मुस्कुराते देख उनकी प्लेट में खाना परोसते हुए बोली, बिल्कुल मम्मा, हमने तो सब कुछ आपसे ही सीखा है, इसलिए आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए और नाश्ता करिए, खाकर बताएं कैसा बना है, आपके जैसा बना भी है या नहीं। उस्क इतना बोलते ही सरस्वती जी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रख बोली, खाना बहुत अच्छा बना है बेटा, जीती रहो और हमेशा मुस्कुराती रहो। उनके इतना बोलते ही सिया मुस्कुरा दी। सबके नाश्ता करने के बाद अमिताश जी सबको देख बोले, आप लोग को याद है ना कि आज कुछ स्पेशल गेस्ट घर आ रहे हैं। उनकी बात पर रचित अपना फोन देखते हुए बोला, सॉरी पापा, मैं और सिया नहीं रह पाएंगे। हॉस्पिटल में एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है जिसे आज सिया को हैंडल करना है और मुझे एक मीटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है। मैं कल तक वापस आ पाऊंगा, पर आज शिवम घर पर ही है, उसका ऑफ है आज। इतना बोल वो शांत हो गया। उसकी नजरें सिया की तरफ उठ गई थी। वही सिया जो डाइनिंग टेबल अरेंज कर रही थी। रचित की बात सुन उसके हाथ रुक गए। उसने एक नजर रचित को देखा, जिसकी नजरें उस पर ही थी, और अपना ध्यान उस पर से हटा वापस अपने काम में लग गई। लेकिन अंदर ही अंदर रचित की जाने की बात सुन बेचैन हो गई थी। अमिताश जी उसकी बात सुन बोले, मगर बेटा सिया को तो रहने देता, मुझे उसे अपने खास मेहमान से मिलवाना था। सर्जरी तो कोई और डॉक्टर भी कर सकते हैं ना। पापा मुझे पता है, लेकिन अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं कहता, और अभी सिया के काम में भी काफी ब्रेक आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सर्जरी वो करे। और रही बात शिवम की, तो इतने दिन से उसने हॉस्पिटल के काम के चलते एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, इसलिए उसे भी थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। वैसे भी सिर्फ आज की बात है। ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, पर सिया बेटा कोशिश करना जल्दी आने की। अमिताश जी रचित की बात सुन सिया की तरफ देख बोले तो सिया अपना सर हिला दी। वही रचित उसे देख अपने रूम में चला गया। सरस्वती जी उसे जाते देख मुंह बनाकर बोली, इस लड़के को न एक दिन का भी चैन नहीं है, एक दिन भी बेचारी बच्ची को चैन से नहीं रहने देता है। एक दिन छुट्टी ले लेती तो क्या हो जाता इसका, लेकिन नहीं, आज भी काम पकड़ा दिया। सरस्वती जी आप तो जानती है ना उसे, उसने कुछ सोच कर ही कहा होगा। खैर उसे छोड़िए और ये बताइए अजय कहाँ है? सुबह से दिखा नहीं है, जब से आया है तब से एक मिनट भी मेरे पास नहीं बैठा है। अमिताश जी अफसोस से बोले तो उनकी बात पर रानी जल्दी से बोली, वो पापा जी, वो सुबह सुबह ही किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए कहीं नहीं दिख रहे हैं। रानी की हड़बड़ाहट देख सब उसे देखने लगे तो वो बोली, वो उन्होंने आप सबको बताने को खाना था, इसलिए हमने बता दिया, मैं आती हूँ। आर्यन को देख के पता नहीं क्या कर रहा होगा। इतना बोल वो जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सरस्वती जी भगवान के सामने हाथ जोड़ बोली, महादेव बस मेरी सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए, उनकी जिंदगी में खुशियां भर दे। इन दोनों का तो मुझे पता है, एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा। टेंशन तो मुझे इसकी है, कोई लड़की पसंद आए तो इसके भी हाथ पीले करूं।
सरस्वती जी शिवम को देख बोली तो उनकी बात सुन शिवम का मुंह बन गया। वही अमिताश जी हंसते हुए बोला, शायद आपकी ये इच्छा आज ही पूरी हो जाए सरू। आपको अपने इस बेटे के लिए भी कोई पसंद आ जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आपके पूरे हफ्ते मिठाई खाने से नहीं रोकूंगी। उनकी बात सुन वो खुश हो बोली तो अमिताश जी मुस्कुराकर बोली, देख लीजिए आपने खुद कहा है, तो अब अपनी बात से मुकरिएगा मत। हाँ हाँ नहीं मुकरूंगी, पहले मेरी इच्छा तो पूरी हो। वो मुंह बनाकर बोली तो अमिताश जी उन्हें ऐसे देख हंस दिए। वही उनकी बातें सुन शिवम अपना सर हिलाया हुआ अपनी गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया। सरस्वती जी रचित के बाद उसके पीछे ही पड़ी थी शादी के लिए, इसलिए ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे अभी संस्कृति से मिलने जाना था, तो याने अपनी गाड़ी उसके घर की तरफ घुमा ली। संस्कृति अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी ज्योति ट्रे में खाना लिए लिए उसके रूम में आए और टेबल पर रखते हुए बोली, दिया आपका नाश्ता रेडी है, आप जल्दी से कर ले, उसके बाद बाबा से बात कर लेना। उन्हें कुछ कहना है हम दोनों से। ज्योति प्लीज तू बाबा को संभाल लेना ना, अभी मुझे शिवम से मिलने जाना है, वो मुझे लेने आ रहा है। और ये नाश्ता तू कर लेना। ओके बाय मैं चलती हूँ। संस्कृति खुद को सीधे में देख बोली और बिना उसकी कोई भी बात सुने रूम से बाहर चली आई। हॉल में बैठे सतीश जी जो अपना नाश्ता कर रहे थे, उनकी नजर जैसे ही ऊपर गई, वो उसे बाहर जाते देख थोड़े रूखे स्वर में बोले, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो संस्कृति, वो भी ऐसे कपड़ों में। कुछ ज्योति से ही सीख लो कि घर में कैसे रहा जाता है और कैसे कपड़े पहने जाते हैं। उनकी बात सुन संस्कृति चिढ़ते हुए उन्हें देख बोली, ओह कम ऑन पापा, मुझे ना आप अपनी उस संस्कारी और बहन जी बेटी से कंपेयर करना बंद करिए। आज के जमाने में ऐसे बहन जी लोग को कोई नहीं पूछता, बल्कि मुझे जैसे मॉडर्न लोग के साथ सब रहना पसंद करते हैं। तो मैं तो उसके जैसे बनने से रही। और हाँ मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, तो आने में लेट हो आ जाएगा, अब मैं जा रही हूँ। इतना बोल वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाए, सतीश जी उसे रोकते हुए हल्के गुस्से में बोले, जा रही हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात सुनते जाओ, मुझे तुम शाम को घर पे चाहिए किसी भी कीमत पर। आज मुझे मेरे एक दोस्त के घर जाना है, उनसे हम सबको इनवाइट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ हम सब जाए, और मैं ना नहीं सुनना चाहता। सतीश जी थोड़े कड़े स्वर में बोले तो उनकी बात सुन संस्कृति अपने पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद ज्योति सतीश जी के पास आ बोली, बाबा आप मेरी तुलना उनसे क्यों करते रहते हैं, जबकि उन्हें नहीं पसंद है तो हम तो दी की जगह पर खड़े भी नहीं हो सकते, और आप उन्हें हमारी तरह बनने को कहते हैं। सही तो कहती है वो कि आजकल लोग उनके जैसे मॉडर्न लोग के साथ रहना पसंद करेंगे, ना कि हम जैसे गवार के साथ। इतना बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे। न चाहते हुए भी उसके नजरों के सामने शिवम का चेहरा घूम गया, लेकिन अभी संस्कृति की कही हुई बात याद कर उसने अपना ध्यान हटा लिया। सतीश जी उसे ऐसे देख प्यार से उसके सर पर हाथ रख बोले, बेटा कभी हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। और वैसे भी सोने की परख सिर्फ सोनार को होती है, और तुम मेरी वही सोना है। देखना तुझे न इस दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जिसे ये बाहरी आवरण नहीं बल्कि सिर्फ तुझसे प्यार होगा। वैसे आज के लिए बातें काफी हो गई, अब नाश्ता कर ले, वरना मेरे पेट के चूहे मार जाएंगे। वो मुंह बनाकर बोले तो उनकी बात सुन ज्योति मुस्कुरा दी। दोनों बैठे के साथ में नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग गए। ज्योति आज फ्री थी तो वो अपने पेंटिंग रूम में चली गई। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो बहुत सारी पेंटिंग बनाकर बेच चुकी थी, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाती थी किसी को। वो जैसे ही अंदर आई उसकी नजर सामने रखे बड़े से पेंटिंग पर गई, जो कपड़े से ढका हुआ था। उसे देख पता चल रहा था कि वो पेंटिंग अभी अधूरी है। ज्योति ने उसे देखते हुए उसके ऊपर से कपड़ा हटाया तो सामने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। उस तस्वीर को देख ज्योति के आंखों में अनेक भाव उतार आए। वो एक गहरी सांस ले उसे पूरा करने के कार्य में जुट गई। सिया अपने रूम में आए तो रचित एक ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था। उसे देख वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और उसे देखने लगी। जब काफी देर तक रचित ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो सिया का मुंह बन गया। कुछ सोचते हुए उसकी आंखें शरारत से चमक गई और वो क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गई। रचित जिसका ध्यान मीटिंग के साथ साथ उसकी हरकत पर था, वो उसे जाते देख वापस से अपने काम में लग गया। इधर सिया रचित का अलमारी खोल उसमें से एक व्हाइट कलर का शर्ट निकाल मुस्कुराते हुए बोली, अब देखती हूँ कि हमारा अलावा ध्यान कहाँ जाता है इनका। इतना बोल वो उसे लेकर बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए तो रचित को अभी भी लैपटॉप में घुसा देख मुंह बनाते हुए धीमे कदमों से उसके लैपटॉप के पीछे खड़ी हो अपनी चूड़ियां बजने लगी।
उसकी आवाज से रचित का ध्यान बार बार डाइवर्ट हो रहा था। वो लैपटॉप में देख सबको थोड़ी देर ब्रेक का बोल बिना सिया की तरफ देखे बोला, ये क्या बचपना है बीबी। वो इतना ही बोला था कि आगे के शब्द सिया को देख उसके गले में जी रहे गए। वो एक टक सिया को देखने लगा, जो इस वक्त उसकी शर्ट पहनी हुई बेहद क्यूट लग रही थी। उसे ऐसे देख रचित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसका हाथ पकड़ अपनी गोद में बैठा लेता है तो सिया उसे देख मुंह बनाकर बोला, क्या है अब क्यों पास आ रहे हैं हमारे, अपना काम करिए। वही तो कर रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरी बीवी कितनी हॉट है। रचित उसकी बात पर बोला और उसके कॉलर बोन पर अपने होठ रख दिया। उसके हार्ड टच से सिया की सिसकी निकल गई। शाम के वक्त सभी लोग हॉल में मौजूद थे, बस सिया और रचित को छोड़ के। सिया दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद नीचे आई और रानी के साथ मिलकर शाम की सारी तैयारियां कर दी। सब कुछ निपटा वो सर्जरी के लिए रचित के साथ हॉस्पिटल निकल गई थी। रचित उसे हॉस्पिटल छोड़ते हुए वहीं से अपनी मीटिंग में जाने को था। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वही सिया खामोशी से बैठी हुई बाहर देख रही थी। वो इस वक्त बेहद शांत थी। उसे शांत देख रचित उसका हाथ पकड़ गियर पर रखते हुए बोला, क्या हुआ, उदास क्यों हो। उसकी बात पर सिया उसकी तरफ मुड़ उसे देखने लगी लेकिन कुछ नहीं बोली। वो बस चुपचाप उसके चेहरे को देख रही थी। रचित उसे ऐसे देख उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, सिर्फ आज की तो बात है, कल तो मैं वापस आ ही जाऊंगा, तो क्यों परेशान हो। परेशान नहीं हूं, सिया इतना बोल वापस अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा ली। पता नहीं क्यों उसे ऐसे रचित का दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे एक घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वो परेशान सी अपने सोच में घूम खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी रचित गाड़ी रोक उसकी तरफ देखता है, लेकिन सिया का ध्यान वहां था ही नहीं। रचित सिया की बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, कहाँ खोई हुई हो बीबी, मैं कोई 10 वर्ष के लिए नहीं जा रहा, बस आज की बात है, कल रात तक मैं वापस आ जाऊंगा। सिया उसकी बात सुने बिना कुछ बोले अचानक से उसके गले लग गई। उसकी हरकत पर रचित उसे बाहों में भरते हुए बोला, मुझे पता नहीं था कि एक दिन तुमसे दूर रहने पर मुझे इतना प्यार मिलेगा। अब तो लगता है मुझे रोज तुमसे दूर जाना पड़ेगा। उसका इतना बोलना ही था कि सिया जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख अपने आंसू भरे नजरों से उसे देखते हुए अपना सरनामे हिला दी। उसे बेचैन देख रचित उसे गले लगा बोला, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। घर से देख रहा हूं कहीं खोई हुई लग रही हो, कोई बात है तो बताओ मुझे। सिया उसे परेशान देख खुद को नॉर्मल कर उसकी तरफ देख बोली, कुछ नहीं, बस आप जल्दी वापस आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। रचित उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए प्यार से उसके गाल को छू बोला, जल्दी ही वापस आऊंगा, तुम भी अपना और सबका ध्यान रखना, और कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल करना, समझी। सिया जल्दी से अपना सर हिला दी तो रचित उसे ध्यान रखने का बोल वहां से निकल गया। उसे जाते देख सिया के आंखों में वापस आंसू आ गए थे, जिसे साफ कर वो अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर आकर उसने रजिस्टर पर साइन किया और जैसे ही अंदर जाने को हुई, सोहम जो वहां से गुजर रहा था, वो उसे देख उसके पास आते हुए बोला, अरे सिया तुम यहाँ, आज तो तुम्हारा ऑफ था ना, फिर यहाँ। हाँ, वो आज की जो सर्जरी है ना, उसे मुझे ही ऑपरेट करना है, इसलिए आना पड़ा। वैसे आप यहाँ, आपकी तो आज छुट्टी थी ना, मुझे तो लगा था कि आज सिर्फ न्यू डॉक्टर ही होंगे। हाँ, बस किसी की दिलदार की ख्वाहिश में चला आता हूँ, पर वो इतनी बेरहम है कि दिलदार छोड़ दीजिए, अपना चेहरा भी नहीं दिखाती। सोहम खोए हुए बोला। तो सिया उसकी बात पर हंसते हुए बोली, डॉक्टर सोहम, आप और आपकी बातें, कभी कभी तो हमें लगता है माउंट एवरेस्ट चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। खैर हम चलते हैं, आपसे सर्जरी के बाद मुलाकात होगी। उसकी बात पर सोहम ने अपना सर हिला दिया तो सिया चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद सोहम भी किसी के बारे में सोचते हुए रेटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इधर रचित सिया को छोड़ सीधे एयरपोर्ट आया और वहां से नैनीताल के लिए निकल गया। उसकी मीटिंग नैनीताल में ही थी, लेकिन उससे जरूरी भी उसे एक काम था नैनीताल में, जिसे उसे आज ही खत्म करना था। सनाया का ऐसे गायब होने से वो पहले ही परेशान हो गया था, इसलिए वो इस काम में देरी नहीं करना चाहता था। उसने रोहित को कॉल कर कुछ समझाया और फोन रख अपने फ्लाइट के आने का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे बाद उसकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो वो चला गया। ज्योति जब तैयार होकर बाहर आए तो सतीश जी उसे देख मुस्कुरा कर बोले, बेटा बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हारी बहन कहाँ है, हमें निकलना भी है, देर हो रही है, उसे बोलो जल्दी करे, पता नहीं इस लड़की में कब अकल आएगी, बस जल्दी से इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देख, इसके हाथ पीले करो, बहुत परेशान कर रखा है इस लड़की ने।
सतीश जी अफसोस में अपना सर हिला बोले तो ज्योति उनके हाथ को पकड़ बोली, पापा आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ दी को। हाँ बेटा थोड़ा जल्दी करो, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उनकी बात सुन ज्योति अपना सर हिला, जल्दी से संस्कृति के रूम में गई और उसे रेडी होते देख बोली, दी जल्दी करिए, बाबा कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। देख ज्योति मुझे परेशान मत कर, एक तो ऐसे ही बाबा के चलते पता नहीं कहाँ जाना पड़ रहा है, ऊपर से अब तो भी मत शुरू हो जा। आती हूँ 5 मिनट में जाकर बोल दे उन्हें। वैसे भी 5 मिनट में उनके दोस्त के घर कोई भूचाल नहीं आ जाएगा, पता नहीं कौन लोग हैं जिनके लिए बाबा इतने पागल हो गए हैं। दी सुधार जाओ आप क्यों भूल जाते हो कि वो हमारे बाबा हैं, कुछ न सही तो कम से कम इज्जत से तो बात किया करो उनसे। ज्योति उसकी बात पर हल्के गुस्से में बोली, उसे संस्कृति का ऐसे बात करना बिल्कुल नहीं पसंद था। हाँ हाँ ठीक है बाबा की चमची, अब चुप कर और जाकर बोल उन्हें कि आ रही हूँ, पता नहीं इतनी देर में ये सब कैसे झेलूंगी। संस्कृति मुंह बना बोली और इयरिंग पहनने लगी। वहीं उसे देख ज्योति बाहर आए तो संस्कृति को उसके साथ न देख सतीश जी गुस्से में बोले, इस लड़की को किसी की कद्र नहीं है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन कोई इसकी कदर करना ना छोड़ दे, तब पता चलेगा इसे कि कैसा लगता है। अब चलो यहाँ खड़ी मत रही, उसे जब आना होगा वो खुद ही आ जाएगी। इतना बोल वो गुस्से से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद ज्योति भी उन्हें देख एक नज़र संस्कृति के कमरे को देख बाहर निकल गई, लेकिन उसका ध्यान घर की तरफ ही था। उसे बार बार पीछे देखता देख सतीश जी बोले, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगी, तुम बैठो। ज्योति उनकी बात पर उन्हें मधुमियत से देखने लगी तो उसका चेहरा सतीश जी चुपचाप बैठते हुए हॉल, हमेशा तुम्हारा चेहरा देख नहीं मानने वाला मैं। उनकी बात सुन ज्योति मुस्कुरा दी और उन्हें देख वो मन में बोली, दी प्लीज जल्दी से बाहर आओ, मैं बाबा को ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। इतना बोल वो सामने देखती है तो संस्कृति को आते देख मन ही मन महादेव को धन्यवाद देती। उसके आते ही वो लोग वहां से निकल गए। इधर घर पर अमिताश जी किचन में काम कर रही रानी और सरस्वती जी को देख बोले, अरे आप लोग ये सब छोड़िए, वो लोग निकल गए हैं, कभी भी पहुंचते होंगे, सब कुछ रेडी है ना, मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए, आखिर इतने दिन बाद उसे मिलूंगा। हाँ पापा सब तैयार है, आप परेशान मत हो, रानी उनका उतावलापन देख मुकुरते हुए बोली। तो अमिताश जी खुश हो हॉल में ने आ गए, लेकिन उनका गेट पे ही लगा हुआ था। सरस्वती जी उन्हें उतावला देख उनके पास बैठती हुई बोली, अब तो बता दीजिए अपनी इन चमकीले दांतों का राज, कि किसके आने की खुशी में ये सुबह से इतना चमक रहा है। बस कुछ देर धर्मपत्नी जी, वो लोग पहुंचते ही होंगे, अमिताश की खुश हो बोले। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई, जिसे सुन वो बाहर जाते हुए बोले, लीजिए वो लोग आ गए, आइए आपको भी मिलवाता हूँ उनसे। इतना बोल वो सरस्वती जी का हाथ पकड़ उन्हें बाहर ले गए। बाहर संस्कृति जैसे ही बाहर आई सामने घर को देख उसके आंखों में चमक आ गया। वो खुश हो चारों तरफ देख ज्योति से बोली, कितना खूबसूरत घर है ना, खास मेरी शादी यहाँ हो जाए। उसकी बात सुन ज्योति हैरान हो बोली, ये क्या बोल रही हो दी आप तो शिवम जी से शादी करने वाली है ना, आप प्यार करती है ना उनसे, फिर आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आ सकता है। हाँ तो मैं कौन सा यहाँ शादी कर रही हूँ, बस मन किया तो बोल दिया, अब बोलने में थोड़ी माना है। संस्कृति उसकी बात सुन मुंह बना बोली और अंदर की तरफ बढ़ गई। दीवान मैंशन ने गाड़ी आकार रुकी तो सबसे पहले संस्कृति बाहर आए। उसकी नजर जैसे ही सामने घर पर गई, घर को देख उसके आंखों में चमक आ गया। वो खुश हो चारों तरफ देखते हुए ज्योति से बोली, कितना खूबसूरत घर है ना, काश मेरी शादी यहाँ हो जाए, फिर तो मैं रानियों की तरह यहाँ ऐश करूंगी। उसकी बात सुन ज्योति जो अपना दुपट्टा सही कर रही थी, वो हैरान हो उसे देखते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो दी आप तो शिवम जी को पसंद करती है ना, और उनसे ही शादी करने वाली है ना, तो फिर आप प्यार करती है ना उनसे, फिर आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आ सकता है। हाँ तो मैं कौन सा यहाँ शादी कर रही हूँ, बस ये घर देखकर जो मन किया वो बोल दिया, अब बोलने में थोड़ी माना है। संस्कृति उसकी बात सुन मुंह बना बोली और सामने देखने लगी। वही ज्योति उसकी बात सुन अपना सर हिला दी, उसे अपनी बहन के बारे अच्छे से पता था। संस्कृति की सोच थोड़ी ज्यादा ही अलग थी। वो कम वक्त में जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन वो ज्यादा ऊंचा जाने के चक्कर में ये भूल गई थी कि जब ठोकर लगती है तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उसे ही होता है जो सबसे ज्यादा ऊंचा खड़ा हो। वो लोग अभी वही खड़े थे तभी सतीश जी भी गाड़ी से बाहर आ गए थे। वो दोनों से कुछ बोलते उससे पहले अमिताश जी संस्कृति जी के साथ बाहर आए। उन्हें साथ में देख सतीश जी मुस्कुरा दिए।
अमिताश जी उनके पास आए और सतीश जी को गले लगा बोले, आखिर तुझे फुर्सत मिल ही गई मुझसे मिलने की, वरना मुझे तो लगा था कि तू कभी फ्री ही नहीं होगा, हमेशा काम का बहाना बनाकर टाल देता था। ऐसा नहीं है यार, तुझे तो पता है काम, बिजनेस, उसके बाद बेटियों को भी संभलना पड़ता है। सतीश जी इतना ही हॉल थे, तभी सरस्वती जी दोनों की तरफ देख बोली, बहुत प्यारी बिटिया है आपकी, बिल्कुल मेरी बेटियों की जैसी है। उनकी बात सुन सतीश जी उन्हें नमस्ते बोलते हैं, तो सरस्वती जी भी उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। सतीश जी उन्हें देख संस्कृति और ज्योति की तरफ देख बोले, अरे मैं तो इनसे मिलवाने का भूल ही गया था। ये है मेरी बिटिया, बड़ी वाली संस्कृति और ये छोटी वाली का नाम ज्योति है। उनकी बात सुन संस्कृति उन्हें हेलो बोलती है, वही ज्योति जाकर सबसे पहले अमिताश जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है, उसके बाद सरस्वती जी का। सरस्वती जी उसे देख मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ उठाते हुए प्यार से उसके गालों को छू बोली, हमेशा खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है भाई साहब। वो सतीश जी को देख बोली तो सतीश जी मुस्कुरा दिए। वही संस्कृति उन्हें देख मन ही मन बोली, ये डैड के दोस्त लोग भी उन्हीं की तरह है, पुराने सोच वाले लोग। इतना बोल वो मुंह बनाकर वहां खड़ी सबको देखे जा रही थी। सरस्वती जी जिनका ध्यान उस पर था, वो सबको देख बोली, आए ना अंदर चले। उनके इतना बोलते ही संस्कृति तो बिना किसी की परवाह किए जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गई, जैसे उसे उनके बोलने का ही इंतजार हो। वही उसकी हरकत देख सतीश जी उदास हो गए। उन्हें ऐसे देख अमिताश जी उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें शांत रहने का बोल अंदर की तरफ बढ़ गए। वो लोग अंदर आए तो रानी जो हॉल में ही थी, वो पानी लेकर आई और टेबल पर जैसे ही रखने को हुई, संस्कृति उसे देख थोड़े रूड तरीके से बोली, ठंडा तो है ना? वो क्या है ना, मुझे ठंडा पानी ही चाहिए होता है। उसका ऐसा बिहेवियर वहां किसी को पसंद नहीं आया। सरस्वती जी को तो उसकी हरकतें देख उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले रानी मुस्कुराते हुए बोली, ये ठंडा ही है, तुम पी सकती हो। इतना बोल वो ट्रे टेबल पर रख एक ग्लास पानी सतीश जी की तरफ बढ़ा बोली, अंकल पानी। सतीश जी उसके हाथ से पानी ले लिए तो रानी उनका पैर छू आशीर्वाद लेती है। सतीश जी उसे ऐसे देख मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख बोले, खुश रहो बेटा, कितने समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ। लास्ट शादी पर मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो मिलना ही नहीं हुआ। मैंने अजय के बारे में सुना था, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम सबसे मिलने उस वक्त आ नहीं सका। कोई बात नहीं अंकल, अब आ गए ना तो अब मिल लीजिए मुझसे भी और मेरी फैमिली से भी। अजय जो अभी अभी अंदर आया था वो उनकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला तो उसे सामने देख सतीश जी उसे हैरानी से देखने लगे। उन्हें ऐसे देख अमिताश जी मुस्कुराकर बोले, यही तो बात थी जो मैं तुझे बताना चाहता था। सतीश जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि अजय तुम तब के साथ है। अजय उनकी बात सुन थोड़ी देर सबके साथ बैठ अपने रूम में चले गया। उसके जाने के बाद सतीश जी बोले, वैसे तुम्हारा दूसरा बेटा नहीं दिख रहा रचित, वो कहाँ है? उसकी खबरें तो अक्सर छपती रहती है अखबार में, बहुत नाम है उसका, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। वैसे गुस्सा कमा कि नहीं उसका? अमिताश जी, वो तो अभी यहाँ नहीं है, मीटिंग के लिए बाहर गया है। पर हमारा एक और बेटा शिवम जिससे तुम शादी में मिले थे, वो अभी यही है, बस आर्यन के साथ बाहर गया है, आता ही होगा। तुम उसे नहीं मिल पाए थे ना, तो अब मिल लेना। और रही बात रचित की तो पहले उसका गुस्सा देख हमें उसकी फिक्र होगी थी, लेकिन अब उसकी टेंशन नहीं होती, उसे संभालने वाली जो आ गई है। उनकी बात पर सतीश जी उन्हें हैरानी से देखने लगे, तो अमिताश जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। उनकी बात सुन वो खुश हो उनके गले लग गए। थोड़ी देर बाद सब लोग अपनी बातों में लग गए थे। वही रानी किचन में चली गई, उसे बचे हुए खाने की तैयारियां देखनी थी। सबको बात करते देख संस्कृति मन ही मन बोली, मैं तो इन लोगों के बीच में पागल ही हो जाऊंगी, मुझे कैसे भी करके निकलना होगा। इतना बोल वो कुछ सोचते हुए सतीश जी को देख बोली, पापा मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं आती हूँ। इतना बोल वो बिना किसी पे ध्यान दिए बाहर निकल गई। वही उसका व्यवहार देख सतीश जी परेशान हो गए। ज्योति जो उनके बगल में ही बैठी हुई थी, वो उनका हाथ पकड़ उन्हें शांत रहने को बोल रही थी। सरस्वती जी काफी देर से ज्योति को देख रही थी, उन्हें ज्योति बहुत पसंद आई थी। वो कुछ सोच उसकी तरफ देख बोली, बेटा तुम कहाँ हम बूढ़े लोगों के बीच बोर हो रही हो? नहीं आंटी, हम बिल्कुल नहीं बोर हो रहे हैं, बल्कि हमें तो आप लोग के साथ अच्छा लग रहा है। घर पे तो सिर्फ हम और बाबा ही होते हैं, लेकिन यहाँ आप सबको देख पता चल रहा है कि फैमिली क्या होती है। ज्योति मुस्कुराकर बोली तो सरस्वती जी उसे गले लगा बोली, अरे बेटा हम सब तुम्हारी फैमिली ही तो है, इसलिए खुद को कभी अकेला मत समझना, समझी?
उनके इतना बोलते ही रानी जो अभी वहां आई थी वो भी और उसे देख मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल ज्योति, तुम इसे अपना ही घर समझो, समझी? और यहाँ क्या बैठी हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। रानी उसे देख बोली तो सरस्वती जी भी बोली, हाँ जाओ बेटा, थोड़ा घूमो फिरो। उसके पूछने पर ज्योति सतीश जी की तरफ देखने लगी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। उनका इशारा समझ ज्योति रानी के साथ चली गई। उनके जाने के थोड़ी देर बाद अमिताश जी बोले, अब बता क्या हुआ है तुझे, तू मुझे इतना परेशान क्यों लग रहा है? अपने लिए नहीं परेशान हूं, बस ज्योति के लिए चिंता लगी रहती है। संस्कृति तो खुद को संभाल लेती है, लेकिन ज्योति, वो बहुत मासूम है। मुझे तो यही चिंता लगी रहती है कि इसकी मासूमियत कोई छीन ना ले। सतीश जी परेशान हो बोले तो उनकी बात सुन सरस्वती जी बोले, अरे भाई साहब, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। ज्योति बहुत प्यारी बच्ची है, सब संभाल लेगी। बाकी हम लोग तो उसके साथ हैं ही। वो तो है भाभी, पर क्या करूं, लड़की का बाप हूं, चिंता लगी रहती है। मैं अगर आप लोगों से एक बात कहूं तो मेरा आज यहां आने का मकसद सिर्फ ज्योति ही है। मैं चाहता हूं आप उसे अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर ले। इतना बोल वो अपने हाथ जोड़ लिए। उनकी बात सुन अमिताश जी और सरस्वती जी हैरान हो गए। वही शिवम जो अभी अभी अंदर आया था, वो भी उनकी बात सुन अपनी जगह पर ही रुक गया। वो हैरान से सबको देख रहा था। सतीश जी की बात सुन अमिताश जी और सरस्वती जी हैरान हो गए थे। वही शिवम जो अभी आर्यन के साथ अंदर आया था, वो भी उनकी बात सुन अपनी जगह पर ही रुक गया। वो हैरान नजरों से सबको देख रहा था। आर्यन उसे खड़ा देख भागकर अपने कमरे में चला गया। इधर शिवम अभी भी वही खड़ा था। उसे तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। यहाँ उसकी शादी की बात चल रही है और उसे कोई खबर ही नहीं था। वो अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अमिताश जी की नजरें उस पर चली गई। वो उसे देख आवाज लगाते हुए बोला, अरे शिवम बेटा, वहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ। उनकी आवाज सुन शिवम का ध्यान टूटा तो वो सबके पास आ गया। अंदर आते ही उसकी नजर सरस्वती जी की तरफ उठ गई, जो परेशान हो उसे ही देख रही थी। उन्हें परेशान देख शिवम उन्हें इशारे से शांत रहने का बोल अपने सामने बैठे सतीश जी को प्रणाम कर सबके साथ बैठ गया। अमिताश जी शिवम को एक नजर देख, सतीश यही है मेरा छोटा बेटा जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। ये भी डॉक्टर ही है। सतीश जी उनकी बात सुन शिवम की तरफ देखते हुए बोले, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके। उनकी बात पर शिवम उन्हें बस धन्यवाद बोलता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देख कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। सरस्वती जी उसे देखते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रखती है तो शिवम उनका हाथ मजबूती से पकड़ बोला, आप परेशान क्यों हो रही है माँ, मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुन वो कुछ नहीं बोली। वही अमिताश जी बोले, सतीश, तुमने हमें और हमारे परिवार को इस लायक समझा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये शादी का फैसला जो है वो मैं इतनी हड़बड़ी में नहीं ले सकता। इन सब में बच्चों की रजामंदी बहुत जरूरी है। अभी यहाँ हमारा एक और बेटा नहीं है और शिवम की बहन और हमारी बेटी भी नहीं है, तो उनके आने के बाद तुझे बताता हूँ। मुझे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सबसे बात करनी है। उनकी बात सुन सतीश जी बोले, ठीक है, तुम एक बार सबसे बात करके मुझे अपना डिसीजन बता देना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक मैं भी अपनी बेटी से बात कर लूंगा। अमिताश जी मुस्कुराते हुए उनकी बात पर अपना सर हिला दिए। वो लोग वापस से अपनी बातों में बिजी हो गए। वही शिवम का वहां रहने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो बाहर जाते हुए सरस्वती जी से बोला, माँ मैं गुड़िया को लेकर आता हूँ। रचित का मैसेज आया था, उसने गुड़िया को लाने को कहा था। इतना बोल वो बिना किसी की बात सुने वहां से चला गया। सतीश जी उसे ऐसे अचानक जाते हुए देख रहे थे। वही अमिताश जी उन्हें ऐसे देख हल्की नाराजगी से सरस्वती जी की तरफ देखते हैं। उनकी नजरजगी समझ सरस्वती जी कुछ नहीं बोली। अभी कुछ बोलना मतलब आग में घी डालने के बराबर था। इधर रानी ज्योति को पूरा घर दिखाती हुई आखिर में छत पर ले आई थी। दोनों अभी खड़े हो बात ही कर रहे थे। तभी ज्योति का ध्यान बाहर पार्किंग की तरफ जाते हुए शिवम पर टिक गया। ज्योति को उसे पहचाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। वो हैरान सी उसे देख रही थी। उसे देखते ही ज्योति को अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। वो अभी खोई हुई शिवम को देख ही रही थी। तभी रानी उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ ज्योति, तुम कहाँ खो गई, सब ठीक है ना? उसकी आवाज सुन ज्योति का ध्यान टूटा तो उसकी नजरें वापस गार्डन की तरफ चली गई। लेकिन इस वक्त वहां कोई नहीं था। ज्योति का ध्यान हटते ही शिवम अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। किसी को न देख ज्योति खुद को डपटते हुए मन ही मन बोली, ज्योति तू भी न एकदम पागल हो गई है, कहीं भी वो तुझे दिख रहे हैं।
इतना बोल वो वापस अपना ध्यान रानी पे लगाने लगी। वो अभी कुछ सोचती उससे पहले उसके मोबाइल पर संस्कृति का मैसेज आया। सुन, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, डैड को तू संभाल लेना, वहां मेरा दम घुट रहा था। मैसेज देख ज्योति परेशान हो गई। तभी रानी उसके कंधे पर हाथ रख बोली, क्या हुआ ज्योति, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है, ज्योति जल्दी से बोली और खुद को नॉर्मल कर चारों तरफ देखने लगी। वैसे दी, आपका घर सच में बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल आपके जैसा। वो चारों तरफ देखते हुए बोली। अरे मेरे जैसा नहीं, बल्कि मेरी लाडो के जैसा। उसकी बात पर रानी मुस्कुरा कर बोली तो ज्योति दिलचस्पी से बोली, ये लाडो कौन दी? लाडो मेरी छोटी बहन, मेरी देवरानी और इस घर की बहू। तुम उसे मिलोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारी है वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, तब तो मैं मिलना चाहूंगी उनसे। कहाँ है वो? रानी की बातें ज्योति को एक्साइटेड कर रही थी। वो तो अभी हॉस्पिटल गई है, उसकी इम्पोर्टेंट सर्जरी थी तो उसे जाना पड़ा। वैसे वो शायद थोड़ी देर में आ जाए, और अगर नहीं आ पाए तो अगली बार जब तुम कभी आओगी ना तो मैं उससे तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी। रानी मुस्कुरा कर बोली तो ज्योति भी मुस्कुराते हुए बोली, जिनके बारे में इतनी तारीफ सुनी है उनसे मिलकर तो मुझे खुशी ही होगी। अच्छा, मिल लेना, लेकिन अभी चलो आओ नीचे चलते हैं, काफी समय हो गया है। रानी मुस्कुरा कर बोली तो ज्योति अपना सर हिला, उसके साथ नीचे आ गई। ज्योति के चेहरे पर इस वक्त बहुत प्यारी स्माइल थी। वो रानी से बात करते हुए मुस्कुराते हुए चली आ रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल देख सतीश जी का मन संतुष्ट हो गया कि उनका ज्योति के शादी के बारे में सोचना गलत नहीं है। हॉस्पिटल में सिया की सर्जरी खत्म हुई तो वो रचित के केबिन में रेस्ट करने चली गई। सर्जरी काफी थका देने वाला था। वो अभी अपनी आंखें बंद किए बैठी हुई थी, तभी उसका केबिन नॉक हुआ। सिया, आवाज सुन, कम इन, बोली तो सामने खड़े इंसान को देख वो हैरान हो बोली, आओ। हॉस्पिटल में सिया की सर्जरी खत्म हुई तो वो रचित के केबिन में रेस्ट करने चली गई। सर्जरी काफी थका देने वाला था। वो अभी अपनी आंखें बंद किए बैठी हुई थी, तभी उसका केबिन नॉक हुआ। सिया, आवाज सुन, कम इन, बोली और खुद सही से बैठ गई। उसकी आवाज सुन कोई अंदर आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपनी गहरी नजरों से सिया को ही देख रहा था। वही सिया का ध्यान अभी भी उस तरफ नहीं था, वो अपने फोन में कुछ देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे किसी की नज़र खुद पर महसूस हुई तो वो जैसे ही अपनी नज़रें उठा सामने देखती है, अपने सामने खड़े इंसान को देख वो हैरान हो बोली, आप? तो तुमने किसी और को एक्सेप्ट किया था क्या? रचित जो सामने खड़ा था वो उसके रिएक्शन पर उसके करीब आते हुए बोला। उसकी बात सुन सिया एक पल को हड़बड़ा गई, लेकिन फिर खुद को संभाल बोली, नहीं, पर आपकी तो मीटिंग थी ना फिर? हाँ, मेरी मीटिंग थी, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गई। इतना बोलते हुए वो उसके एकदम नजदीक आ गया था। दोनों इस वक्त बिल्कुल पास खड़े थे। सिया उसे इतने पास देख खिसकते हुए पीछे जाते हुए टेबल से लग गई। वही रचित, जिसकी नजरें उसकी हरकतों पर थी, वो उसे देखते हुए उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिया और उसकी घबराई हुई आंखों में देखने लगा। जो घबराई हुई सी कभी उसे देख रही थी तो कभी दरवाजे को। उसकी परेशानी समझ रचित साइड में रखे रिमोट को उठा पड़ा गिरा देता है, जिससे वहां अब अंधेरा हो गया था। सिर्फ अंदर हल्की सी लाइट जल रही थी जो उन दोनों पर पड़ रही थी। वही उस लाइट की रोशनी में सिया घबराई हुई रचित को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं साहब? ये हमारा कमरा नहीं है, हटिए आप। उसके इतना बोलते ही रचित अपना चेहरा उसके होठों के नजदीक करते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल वो जैसे ही उसके होठों को छूने को हुआ, बाहर अचानक से उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। आवाज सुनकर रचित की आंखें एकदम से गुस्से में बंद हो गई। वही सिया ने एक गहरी सांस ली। वो तो महादेव का शुक्रिया कर रही थी। रचित उसे देख घूरते हुए बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। इतना बोल वो केबिन का लाइट जला, दरवाजा खोलता है तो सामने एक वार्ड बॉय डरते हुए खड़ा था। उसे देख रचित बिना किसी भाव के बोला, क्या हुआ? सर, वो आशुतोष सर और देविका मैम आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इतना बोल वो वार्ड बॉय डरते हुए रचित को देखने लगा। वही उसकी बात सुन कुछ कुछ सोच बोला, ठीक है मैं आता हूँ। इतना बोल वो दरवाजा बंद किया और अंदर सिया के पास आ गया। सिया गौर से उसके चेहरे को देख उसके मन के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जो अभी भी उसके लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। वो जानना चाहती थी कि रचित अचानक मीटिंग से क्यों आ गया, लेकिन कुछ सोच वो चुप रह गई। रचित एक नज़र उसे देखता है और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ केबिन से बाहर निकल गया। उसकी हरकत पर सिया हैरान सी उसे देख रही थी। आज से पहले रचित ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। वो तो हमेशा हॉस्पिटल में उससे एक दूरी बनकर रखता था,
लेकिन आज सबके सामने उस पर अपना हक दिखा रहा था। वो लोग केबिन से बाहर आए तो सबकी की नजरें उन पर चली गई थी। सभी लोग हैरानी से दोनों को देख रहे थे। वही उनकी नजरें देख सिया अपना सर झुका रचित की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी कोशिश देख रचित रुक गया और मुड़कर उसे देखने लगा। वही सिया अभी भी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई घबराए नजरों से चारों तरफ देख रही थी, जो उन्हें ऐसे देख आपस में बात कर रहे थे। ये सब देखते हुए उसके आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। उसे लग रहा था कि सब लोग उसे रचित के साथ देख उसके ही कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे। अक्सर जब भी हॉस्पिटल में कुछ ऐसा होता था कि अक्सर सब लोग फीमेल को ही टारगेट करते थे, और यहाँ तो रचित और उसके स्टेट्स में भी बहुत अंतर था। ये सब सोचते हुए वो अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी। सबके बारे में सोचते हुए उसके आंखों से आंसू बह निकला। रचित, जिसका ध्यान सिया पर ही था, उसकी नजरें जैसे ही उसके आंसू पर गई, गुस्से में उसकी पकड़ सिया की हाथ पर मजबूत हो गई। इतने दिन बाद रचित के गुस्से को महसूस कर सिया अंदर तक कांप गई थी। अचानक उसी नजरों के सामने वो दिन घूम गया जिस दिन रचित ने गुस्से में उसकी मांग भरी थी। वो ये सब सोचते हुए परेशान थी। तभी रचित की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है क्या? क्या कोई हस्बैंड अपनी पत्नी का हाथ नहीं पकड़ सकता? उसके गुस्से भरी आवाज सुन सिया अपनी घबराई नजरें उठा उसे देखती है तो रचित को खुद को ही गुस्से में देखते देख जल्दी से अपनी पलकें झपका ली। वही रचित की गुस्से भरी आवाज सुन सभी लोग डरते हुए वापस अपना काम करने लगे। वो सब उनके रिश्ते में बारे में जान काफी हैरान थे। किसी को नहीं लगा था कि दोनों की शादी हो चुकी है। रचित सबको एक नजर घूर कर देखता है और अपना ध्यान सिया की करते हुए बोला, अब तुम खुद चल रही हो या गोद में उठाकर ले जाऊं तुम्हें? उसके इतना बोलते ही सिया झेप गई और चुपचाप रचित के साथ चलने लगी। दोनों आशुतोष जी के केबिन के पास आए तो रचित एक बार डोर नॉक कर अंदर की तरफ बढ़ गया। दोनों को साथ में देख आशुतोष जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था। उनकी बात सुन सिया हैरानी से रचित को देखने लगी, जिसका ध्यान अपने सामने बैठे आशुतोष जी के बगल में बैठे हुए डॉक्टर पर था। उस डॉक्टर को देख रचित के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वही वो डॉक्टर की नजरें भी जैसे ही रचित पर गई, वो भी रचित को बिना किसी भाव के देखने लगा। वही सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो हैरानी से कभी उन दोनों को देख रही थी तो कभी आशुतोष जी को। इधर शिवम अभी वही खड़ा था जहां वो अक्सर सिया के साथ आया करता था। वो जगह पहाड़ के किनारे में बनी हुई थी जहां से पूरा शहर बहुत खूबसूरत दिखता था। वो शांति से खड़ा सामने देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग उसके बगल में खड़े होते हुए उसकी तरफ चाय का एक कप बड़ा बोले, पी लो, तुम्हें जरूरत है। उनकी बात सुन शिवम बिना कुछ कहे उनके हाथ से चाय का कप ले लिया और पीने लगा। इस वक्त उसे सच में इसकी काफी जरूरत थी। चाय पीने के बाद वो बुजुर्ग उसे देख बोले, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। कहते हैं जो बात हम कभी अपनों से नहीं कह पाते वो हमें गैरों से कह देना चाहिए, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है तो आपके लिए राय भी नहीं बनाएंगे। उनकी बात सुन शिवम उन्हें देखने लगा। पता नहीं उनकी बातों में कैसा अपनापन था। यानी एक एक कर सारी बातें उन्हें बता दी, संस्कृति के बारे में भी। सब कुछ सुन वो बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी ना से परेशान हो तुम? उनकी बात सुन शिवम उन्हें ऐसे देखना लगा जैसे कह रहा हो, ये आपको छोटी सी समस्या दिख रही है। सिया अभी भी हैरान सी दोनों को देख रही थी। उसे ऐसे हैरान देख आशुतोष जी बोले, डॉक्टर अंबर, ये है आपकी पेशेंट सिया, आपको इनके लिए ही यहाँ बुलाया गया है। उनकी बात सुन सिया हैरानी से पहले रचित को देखने लगी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर अंबर को। वही अंबर सिया को देख बोला, मुझे एक बार आपके सारे टेस्ट करवाने हैं, आप रेडी हो तो बता दीजिएगा। उनकी बातें सिया के सर के ऊपर से जा रही थी। वो हैरान सी बोली, कोई हमें कुछ बताएगा भी कि यहाँ क्या हो रहा है? ये किस टेस्ट की बात कर रहा है? और हम क्या हुआ है? हम तो बिल्कुल ठीक है। उसके पूछने पर रचित उसे देखने लगा। क्या रचित सिया को उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताएगा? क्या होगा सच जानने के बाद सिया का रिएक्शन? शिवम का शादी के लिए क्या फैसला होगा? क्या वो संस्कृति को अपनाएगा या अपनी फैमिली के डिसीजन को? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।